स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना टॉपिक ओपेरॉन कंसेप्ट स्टार्ट किया था, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओपेरॉन कंसेप्ट क्या होता है, कल हमने थोड़ी बात भी की थी इसके बारे में, आज इसको हम डिटेल में देखेंगे। कहते हैं 1961 दो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था फ्रैंकिस जॉब और दूसरे का नाम था जैकस मोनार्ड। ये दो साइंटिस्ट थे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। और ये कहाँ काम करते थे? पोस्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। पेरिस में एक इंस्टीट्यूट था, पोस्चर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ये काम करते हैं। और इन्होंने प्रपोज दी मैकेनिज्म कॉल ओपेरॉन मॉडल। इन्होंने एक मैकेनिज्म दिया जिसका नाम क्या पड़ा? ओपेरॉन मॉडल। किसके लिए? फॉर द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्शन इन द ई कोलाई। इश्चिचिया कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर जो जीन एक्शन होता है उसके ऊपर रेगुलेशन कैसे होगा, जीन एक्शन के ऊपर नियंत्रण कौन करता है, इसके ऊपर एक मैकेनिज्म दिया जिसका नाम पड़ा ओपेरॉन मॉडल। एंड ओपेरॉन इज ए पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। कहता है ये जो ओपेरॉन है एक्चुअल में क्या है, ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का ही एक हिस्सा होता है। विच एक्ट हैज़ ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट हैविंग। और इसके एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? वन और एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स और रेगुलेटर जीन। तो कहता है विच एक्ट हैज़ ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट। तो ये कैसे एक्ट करता है ओपेरॉन मॉडल? एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह, मतलब एक सिंगल रेगुलेटेड मतलब जो नियंत्रण, जो काम, जो उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। जीन्स काम करती है तो उसके काम के ऊपर जो कंट्रोल रखने वाला है वो ये यूनिट है, ये इकाई है एक। तो उसमें आपको ये चार चीज़ें मिलेंगी, एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेंगी, ऑपरेटर जीन्स मिलेंगे, प्रमोटर जीन मिलेगी और रेगुलेटर जीन मिलेंगी। चलिए इसको आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। अब हम एक एक करके सभी को डिफाइन करते हैं। कहता है ओपेरॉन आर ऑफ टू टाइप। दो टाइप के आप ओपेरॉन होते हैं हमारे पास। एक होता है इंड्यूसिबल और दूसरा होता है रिप्रेसिबल। एक है इंड्यूसिबल, दूसरा है रिप्रेसिबल। फर्स्ट है इंड्यूसिबल सिस्टम, लैक ऑपरेन ऑफ इकोलाई। यहाँ हम इकोलाई के अंदर इस लैक ऑपरेन को डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप के हमारे पास है, एक है इंड्यूसिबल, दूसरा रिप्रेसिबल। क्या होता है इंड्यूसिबल सिस्टम? कहता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम नॉर्मली रिमेन इन दी स्विच्ड ऑफ कंडीशन। कहता है जो आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है? हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में होता है। कैसी कंडीशन में होगा? स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर। और begin to work only when the substance to be metabolized by its is present in cell। और और ये बिगिन टू वर्क, और कैसे स्टार्ट करेगा काम करना, कैसे शुरू करता है? तभी करेगा ओनली व्हेन द सब्सटेंस टू बी मेटाबोलाइज। जब कभी किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को क्या करना हो, अपघटित करना हो, मेटाबोलाइज करना हो, बाय इट्स इज प्रेजेंट इन द सेल, जब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम जनरली अकर इन द कैटाबॉलिक पाथवे। और कहता है कि जो आपका ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, दो टाइप की बात की हमने। एक बात थी इंड्यूसिबल, दूसरा रिप्रेसिबल। जो आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है, इन दो, ये दोनों नामों से ही थोड़ा अर्थ निकल रहा है। एक होता है इंड्यूसिबल, किसी को चीज़ को इंड्यूस कर रहा है ना। और एक होता है रिप्रेसिबल, उसको दबा रहा है। एक ये तो शुरू, इसको स्टार्ट कर रहा है। इंड्यूसिबल मतलब किसी चीज़ को शुरुआत देना, और रिप्रेस करना मतलब दबाना। तो कहते हैं जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम है वो जनरली अकर इन द कैटाबॉलिक पाथवे। दो टाइप की आपकी मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक, ठीक है ना। दो टाइप की आपके शरीर में जो कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो आपके मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है शरीर में। दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, विक्रियाएं होती हैं। एक होती है कैटाबॉलिक, एक होती है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में कोई चीज़ बनती है और कैटाबॉलिक में कोई चीज़ टूट रही है, मतलब छोटे प्रोडक्ट में उसको, जैसे आपने कोई चीज़ खाई तो वो आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हो। किसी भी कोई भी आप फूड ले रहे हो वो जटिल रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स रूप में होता है। जब से उसके ऊपर जब एंजाइम गिरते हैं, आप उसकी चर्निंग करते हो, दांतों से तोड़ते हो, फिजिकली तोड़ते हो, फिर इसको केमिकली तोड़ते हो। तो जो तोड़ना है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और उसको फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना वो आपका क्या कहलाता है? एनाबॉलिक। तो कहता है जो इंड्यूसिबल ऑपरेशन सिस्टम है वो कब जनरली अकर इन दी कैटाबॉलिक पाथवे, वो कैटाबॉलिक पाथवे में चल रहा होता है। एग्जाम्पल है लैक ऑपरेशन ऑफ द इक्वलाई। तो उसका एग्जाम्पल कौन है? लैक ऑपरेशन ऑफ इक्वलाई। तो कहता है एक्टिव रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर गिविंग यू इनएक्टिव रिप्रेसर। तो कहता है कि आपका जो एक्टिव रिप्रेसर होता है प्लस इंड्यूसर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? इनएक्टिव रिप्रेसर। वो रिप्रेसर को क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं। मतलब जो आपका एक्टिव रिप्रेसर है, रिप्रेसर कौन होता है? जो काम को रोकने वाला है। तो एक्टिव रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर, जब उसके साथ इंड्यूसर जुड़ जाएगा तो आपका रिप्रेसर जो है वो कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। अब आपका काम ईजिली हो सकता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? रेगुलेटर, आर जी का मतलब रेगुलेटर जीन,
ये प्रमोटर जीन, ये ऑपरेटर जीन, और ये हमारे पास है स्ट्रक्चरल जीन, 3 ZYA। ये हमारे पास कोई अननोन स्ट्रक्चरल जीन्स है जिनसे कोई चीज़ बनने वाली है। तो रेगुलेटर जीन एक मैसेंजर आरएनए बना रहा है, इस मैसेंजर आरएनए से एक रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है। समझ आ रही बात? ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ के लग जाएगी? आपके ऑपरेटर जीन के ऊपर। ये एक क्या है? एक ओपेरॉन है। तो ये मतलब ये आपके एक स्ट्रैंड है, और स्टैंड पर रेगुलेटर जीन है, यहाँ प्रमोटर जीन है, यहाँ ऑपरेटर जीन है, या कुछ 3 हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स। क्योंकि मैंने आपको पीछे बात की थी कि 1 या 2 से 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हो सकती हैं। तो ये आगे काम नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठ गई। किसके ऊपर बैठ गई? ऑपरेटर जीन पर। ऑपरेटर जीन से काम करवाते हैं, लेकिन जब ये खुद बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो नो ट्रांसक्रिप्शन और नो ट्रांसलेशन, ना तो उनसे ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही ट्रांसलेशन होगा, किसी टाइप का ये प्रोटीन नहीं बनाएंगी। तो ये इस वक्त कैसा है आपका? अब यहाँ पर जो आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में। तो कहते हैं जब आपके एक्टिव रिप्रेसर के साथ इंड्यूसर जुड़ जाता है ना, तो आपका जो रिप्रेसर है वो कैसा होता है? इनएक्टिव, ये काम नहीं कर पाता। तो जब रिप्रेसर प्रोटीन आगे काम नहीं कर पाएगी, तो मतलब कि ये जो रेगुलेटर जीन है आपका, रेगुलेटर जीन क्या बना रहा है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए से क्या बन रही है? साइटोप्लाज्म में जाके, कोशिका द्रव्य में जाके एक ऐसी प्रोटीन बन रही है जो वापस यहाँ पर आके इसके काम को होल्ड कर रही है, बंद कर रही है। तो आपका जो ऑपरेटर जीन है वो काम नहीं कर पा रहा, और उससे स्ट्रक्चरल जीन्स आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रही, ना ही ट्रांसलेशन कर पा रही है। इतनी बात क्लियर होगी? तो इस समय आपका जो ओपेरॉन है वो ऑफ कंडीशन में है, मतलब यहाँ काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ के लग जा रही है। दूसरी कंडीशन है आपकी, अब क्या हुआ? जो रेगुलेटर जीन है वो बना रही है रिप्रेसर प्रोटीन, लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन के साथ इंड्यूसर आके चिपक गया। जब इंड्यूसर एक लैक्टोज है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। इंड्यूसर जब रिप्रेसर प्रोटीन के साथ चिपक जाता है ना, तो रिप्रेसर प्रोटीन आके यहाँ नहीं चिपक पाती, क्योंकि ये अब इसके साथ बाइंड अप हो गई। किसने पकड़? इंड्यूसर ने इसको पकड़ लिया रिप्रेसर प्रोटीन को, और उसको यहाँ नहीं भेजने दे रहा। वो कहाँ पर? ऑपरेटर जीन पर। उससे क्या होगा? जो प्रमोटर जीन है उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके लग गया। जब आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर जीन पे लग जाएगा, तो आगे वाले फंक्शनिंग काम शुरू हो जाएंगे। तो ऑपरेटर जीन इनसे काम करवा पाएगा। स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनेगा? आपकी पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बन जाएगा। पॉलीसिस्टोनिक आरएनए का एमआरएनए मतलब जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बना सकता है। तो ये क्या बना रहा है? बी ग्लैक्टोज, साइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये सारे आगे एंजाइम्स बन रहे हैं जो आगे फर्दर रिएक्शंस को चलाने में हेल्पफुल है। इतनी बात। तो इस वक्त जो आपका ओपेरॉन है वो कैसा? ऑन कंडीशन में, और यहाँ पर कौन है? ऑफ कंडीशन में। ठीक, आगे चलते हैं। इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ जीन। तो कहते हैं जो आपने अभी जो ऊपर देखा इंड्यूसिबल सिस्टम देखा या इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम देखा, उसमें आपको 4 प्रकार के जीन्स मिल रहे हैं। पहला था स्ट्रक्चरल जीन, हमने देख लिया था डायग्राम के अंदर। ये देखो स्ट्रक्चरल जीन, ये 3 हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स है। ठीक, तो कहता है जीन्स सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए विच इन टर्न सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम्स ओवर द राइबोसोम। तो कहता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उन जीन से हम क्या करेंगे? जीन्स सिंथेसिस दी मैसेंजर आरएनए। स्ट्रक्चरल जीन ऐसी जीन्स होती हैं जिनसे हम मैसेंजर आरएनए बना पाते हैं, और वो मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं? विच इन टर्न सिंथेसिस, वो क्या कर रही है? विच इंटर्न सिंथेसिस, मतलब वो आगे जाके किस चीज़ का निर्माण कर रही है? सिंथेसिस का मतलब बनाना, संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना? पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, एंजाइम्स का। कहाँ पर जाके? राइबोसोम के ऊपर जाके। ओपेरॉन में बी 1 और मोर स्ट्रक्चरल, कहता है ओपेरॉन के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स हो सकती हैं। वो हमने देख लिया, ZYA थी हमारे पास। ईच स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ एन ओपेरॉन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। और कहता है स्ट्रक्चरल जीन्स को हम किस नाम से पुकारते हैं? सिस्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं। जो आपकी वो कहता है जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं जो काम करने वाली हैं उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? सिस्ट्रॉन। लैक ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई कंटेन 3 स्ट्रक्चरल जीन। वो कहता है जो ई कोलाई का जो लैक ओपेरॉन है, ये लैक ओपेरॉन का नाम पड़ा है लैक्टोज से, तो उसको हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन। जो लैक ओपेरॉन है ई कोलाई का, ये जो सिस्टम है लैक ओपेरॉन सिस्टम ई कोलाई का, उसमें 3 आपको स्ट्रक्चरल जीन्स मिलती है, ZY और A। दीज जीन्स अकर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड थस आर लिंक्ड। वो कहते हैं ये तीनों जीन्स एक के बाद एक बैठी हुई हैं, यहाँ एक के बाद एक ही है, देखो डायग्राम में ZYA, तीनों एक के बाद एडजस्ट बगल बगल में है। और इससे क्या होता है? दीज जीन्स अकर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के बगल बगल में होती हैं, एंड थस और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड है। दे ट्रांसक्राइब अ पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। वो कहता है कि इनके ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? एक पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए बनता है। अ सिंगल स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए कवरिंग दी ऑल दी 3 जीन्स। वो कहता है कि
पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए का मतलब कि 3 जीन से आपका एक ही मैसेंजर अलग अलग जीन से अलग अलग मैसेंजर आरएनए बना, तीनों से एक ही मैसेंजर आरएनए बना जिसके पास तीनों के गुण हैं। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप ऑफ एंजाइम। पहला बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका काम क्या है? ब्रेक द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और लैक्टोज परमिएज हेल्प इन द एंट्री ऑफ लैक्टोज इन द सेल फ्रॉम आउटसाइड। दूसरा कौन सा एंजाइम बनाती है लैक्टोज परमिएज। यही जो आपका जो सिस्ट्रॉनिक जो मैसेंजर आरएनए था, वो जो पॉलीसिस्टोनिक जो मैसेंजर आरएनए था, वो दूसरा एक और एंजाइम बना रहा है, इसका नाम है लैक्टोज परमिएज। ये क्या करता है? हेल्प इन द एंट्री ऑफ लैक्टोज इन द सेल फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से आने वाले लैक्टोज को सेल के अंदर आने के लिए परमिएबल करना, ये इस एंजाइम की क्वालिटी है। तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज। इसका काम है ट्रांसफर्स एन एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिल कोएंजाइम ए टू बीटा ग्लाइकोसाइडेज। इसका काम है एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना, कहाँ से? फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए से बी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के पास, ठीक, इसकी तरफ ट्रांसफर कर देना, किसको? एसाइल ग्रुप को, एसिटाइल ग्रुप को। ये काम है। पहला था हमारे पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जिसका काम है लैक्टोज को तोड़ना दो के। अब आपको पता है लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दो से बनता है। जो जो आपका गैलेक्टोज है वो किससे बनता है? ये तो हमें पता है। इसमें दो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स लगते हैं, ग्लूकोज और ये क्या ओलिगोसैकेराइड है ना। तो ये क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और दूसरा एंजाइम बनाता है लैक्टोज परमिएज, तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज। अब बात करते हैं ऑपरेटर जीन की। कहता है ऑपरेटर जीन कहाँ होता है? लाई एडजेसेंट टू दी स्ट्रक्चरल जीन, बिल्कुल बगल में होता है। देखो हमने यहाँ बात करते हैं, यहाँ डायग्राम में देखो, ये आपकी हैं स्ट्रक्चरल जीन्स और बगल में क्या? ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन के बगल में है प्रमोटर जीन और यहाँ पर सबसे साइड में कौन है? रेगुलेटर जीन। तो कहता है जो ऑपरेटर जीन है वो जस्ट लाई एडजेसेंट टू दी स्ट्रक्चरल जीन्स, वो कहाँ पर है? जस्ट बगल में स्ट्रक्चरल जीन्स के। एंड डायरेक्टली कंट्रोल दी सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए ओवर दी स्ट्रक्चरल जीन। वो कहता है कि और उसका काम क्या है? डायरेक्टली कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए ओवर द स्ट्रक्चरल। ये जो ऑपरेटर जीन है ये डायरेक्ट कंट्रोल करती है, डायरेक्ट नियंत्रण करती है किसके ऊपर? स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर, कि वो कैसे बना रही है मैसेंजर आरएनए, सही बना रही है या नहीं बना रही है। ये सारा काम ये देखेगा ऑपरेटर जीन। इट इज़ स्विच्ड ऑफ बाय द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर। और जो ऑपरेटर जीन है वो स्विच ऑफ हो जाता है जब कभी रिप्रेसर प्रोटीन उसके ऊपर आके बैठ जाए। एंड इंड्यूसर कैन टेक अवे द रिप्रेसर एंड स्विच ऑन द जीन दैट डायरेक्ट दी स्ट्रक्चरल जीन्स टू ट्रांसक्राइब। और वो कह रहा है कि जब इंड्यूसर आ जाता है तो इंड्यूसर क्या कर देता है? वो रिप्रेसर को भगा के ले जाता है, उससे ये जो आपके ऑपरेटर जीन है वो स्विच ऑन हो जाता है और फिर ये स्ट्रक्चरल जीन से काम करवाता है कि भाई तू ट्रांसक्रिप्शन कर और मैसेंजर आरएनए बना। नेक्स्ट है प्रोमोटर जीन। कहता है प्रोमोटर जीन इज द साइट फॉर द इनिशियल बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। जो प्रोमोटर पीजी जो साइट थी हमारी, वहां पर आके कौन चिपकता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। व्हेन ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑन द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज मूव ओवर इट एंड रीचेज द स्ट्रक्चरल जीन्स टू परफॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन। कहता है प्रोमोटर जीन वो जगह है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर चिपकेगा। अगर आपका ऑपरेटर जीन ऑन है तब आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो भी पीओ के ऊपर बैठा है, प्रमोटर जीन के पीजी के ऊपर बैठा है, प्रमोटर जीन से मूव करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? स्ट्रक्चर जीन्स के ऊपर। और स्ट्रक्चर जीन से क्या काम करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन का काम करवाएगा। आगे आगे रेगुलेटर जीन। कहते हैं रेगुलेटर जीन क्या बनाते हैं? प्रोड्यूस अ रिप्रेसर। ये रिप्रेसर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है दैट बाइंड टू दी ऑपरेटर। वो कहाँ जाके चिपक जाएगा? ऑपरेटर जीन के ऊपर और उसको स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा दी वर्किंग ऑफ द ओजी। वो ऑपरेटर जीन की वर्किंग को बंद कर देता है। कौन कर देता है? जो रेगुलेटर जीन की जो एंड प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स जो है, जो रेगुलेटर जीन क्या बनाती है? रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ चिपक जाती है? जाके ऑपरेटर जीन के ऊपर और ऑपरेटर जीन अपना काम करना बंद कर देता है। रिप्रेसर क्या एक्चुअल में? रिप्रेसर इट इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द रेगुलेटर। कहता है रिप्रेसर क्या चीज़ है? ये रिप्रेसर एक प्रोटीन है जिसे रेगुलेटर जीन बनाता है और वो चिपकती कहाँ जाके? ऑपरेटर जीन के ऊपर। इसलिए सो दैट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन स्टॉप। इस वजह से जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स है उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाती है। रिप्रेसर हैज़ टू एलोस्टेरिक साइट। एक है ऑपरेटर जीन, दूसरी है इफेक्टिव मॉलिक्यूल, इंड्यूसर और वो कहता है कि रिप्रेसर के पास दो टाइप की एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, दो टाइप की उसके पास साइट है चिपकने वाली। एक तो वो ऑपरेटर जीन की वाली साइट है जिस, और दूसरी है उसकी एक इफेक्टिव मॉलिक्यूल यानी इंड्यूसर या को रिप्रेसर को चिपकने वाली साइट है। अगर इंड्यूसर उसके ऊपर चिपक जाएगा तो रिप्रेसर कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है।
अब बात करते हैं इंड्यूसर की। कहता है इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर इट इज़ ए केमिकल, कुछ केमिकल हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, कुछ मेटाबोलाइट हो सकता है। आफ्टर कैरिंग इन कॉन्टैक्ट विद रिप्रेसर फॉर्म द इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर जीन विच इज़ टर्न स्विच ऑन। वो कहता है कि जो इंड्यूसर है वो कोई केमिकल हो सकता है, कोई सबस्ट्रेट, हार्मोन या कुछ मेटाबोलाइट हो सकता है। आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द रिप्रेसर, कहता है जैसे आफ्टर कमिंग, जैसे ही वो रिप्रेसर के कॉन्टैक्ट में आएगा, मतलब रिप्रेसर के साथ चिपक जाएगा जैसे इंड्यूसर, तो क्या होगा? फॉर्म द इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? जिसका नाम पड़ेगा इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। जिससे क्या होगा? अब जो आपका रिप्रेसर वो बाइंड नहीं कर सकता ऑपरेटर जीन के साथ, और उस वजह से जो आपकी ऑपरेटर जीन है वो अब स्विच ऑन हो जाएगी। फ्री ऑपरेटर जीन अलाउ द स्ट्रक्चरल जीन्स टू ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए टू सिंथेसाइज द एंजाइम। अब ऑपरेटर जीन क्या होगी? फ्री होगी, काम कर सकती है। तो वो क्या करेगी? स्ट्रक्चरल जीन को काम करने देगी, उससे वो मैसेंजर आरएनए बना सकता है, ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है, और मैसेंजर आरएनए आगे चल के एंजाइम की सिंथेसिस कर सकता है। इंड्यूसर फॉर लैक ऑपरॉन ई कोलाई इज लैक्टोज। कहता है ई कोलाई, जो ओपरन ई कोलाई का जो ओपरॉन सिस्टम है उसके लिए जो इंड्यूसर है वो कौन है? लैक्टोज है। ठीक, कौन है? लैक्टोज है। इनफैक्ट एलो लैक्टोज एन आइसोमर ऑफ द लैक्टोज। कहता है जो एलो लैक्टोज है वो एन आइसोमर है लैक्टोज का। व्हेन शुगर लैक्टोज इज एडेड टू द culture of the E. coli, a few molecule of the lactose get into a bacterial cell by the action of enzyme permease। तो कहते हैं जब आप शुगर लैक्टोज को ऐड कर देते हो ई कोलाई के कल्चर मीडियम के अंदर, तो कुछ जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल हैं वो बैक्टीरियल सेल में ऐड हो जाते हैं, चले जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं विद द एक्शन ऑफ एक एंजाइम परमीज, उसकी वजह से। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन दी सेल इवन व्हेन द ओपोनोन इज नॉट वर्किंग। मतलब कुछ अमाउंट में, कुछ इस एंजाइम का कुछ अमाउंट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है चाहे ओपोनर आपका काम ना भी कर रहा हो। फ्यू लैक्टोज मालिक्यूल्स आर देन कन्वर्टेड इनटू दी एन एक्टिव फॉर्म विच एक्ट हैज ए इंड्यूसर। तो कहता है कि लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इंड्यूसर की तरह काम करने लग पड़ते हैं एंड बाइंड टू द रिप्रेसर, और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ चिपक के रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अब रिप्रेसर आपका काम नहीं कर सकता। जब रिप्रेसर काम नहीं करेगा तो जो आपकी जो ऑपरेटर जीन है वो काम कर सकती है, और ऑपरेटर जीन अगर काम करेगी तो स्ट्रक्चरल जीन्स काम कर पाएंगी। तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स फेल टू ज्वाइन द ऑपरेटर विच टर्न ऑन द थ्री जीन्स आर एक्सप्रेस्ड हैज ए थ्री एंजाइम टू मेटाबोलाइज दी लैक्टोज। और तीन एंजाइम्स बन जाएंगे जो लैक्टोज को क्या करेंगे? मेटाबोलाइज कर सकते हैं। एलो लैक्टोज इज रियल इंड्यूसर एट लैक ऑपेरॉन। कहता है जो एलो लैक्टोज है वो एक्चुअल में रियल इंड्यूसर होता है लैक ऑपेरॉन के अंदर। आगे है, एक होता है ग्रेस्टेशियस इंड्यूसर। सम मॉलिक्यूल रिजेंबल विद द नेचुरल इंड्यूसर बट आर नॉट मेटाबोलाइज बाय द एंजाइम। वो कहता है कुछ ग्रेस्टेशियस इंड्यूसर जो होते हैं जो देखने में तो इंड्यूसर की तरह होते हैं, नेचुरल इंड्यूसर की तरह लगते हैं, बट आर नॉट मेटाबोलाइज बाय द, लेकिन वो एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज नहीं हो पाते। एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइडेज, यानी कि IPTG रिजेंबल लैक्टोज हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्शन। वो लैक्टोज से प्रॉपर्टी वाइज तो सेम रहता है। सच इंड्यूसर विच इंड्यूस द एंजाइम सिंथेसिस विदाउट गेटिंग मेटाबोलाइज। तो ये बिना मेटाबोलाइज हुए ही एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम। ये हमारा आ गया रिप्रेसिबल सिस्टम या ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई। इसमें क्या होता है? कहता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम इज नॉर्मली इन इट इज स्विच ऑन स्टेट। ये हमेशा स्विच ऑन स्टेट में रहता है, वो स्विच ऑफ में था पिछला वाला। ये जो रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम है ये हमेशा स्विच ऑन स्टेट में रहेगा एंड कंटिन्यू टू सिंथेसाइज दी मेटाबोलाइज टिल दी later produce in amount more than requirement or else it becomes available to the cell from outside। तो कहता है ये हमेशा स्विच ऑन स्टेट में रहेगा और तब तक होता चलता रहेगा, कंटिन्यू बनाता रहेगा, संश्लेषण करता रहेगा, बनाता रहेगा। अ मेटाबोलाइज टिल दी लेटर प्रोड्यूस्ड इन अमाउंट मोर देन रिक्वायरमेंट। जब ज़रूरत से ज़्यादा जब तक ना बन जाए तब तक ये काम करता रहता है, तब तक ये बनाता रहेगा। और एल्स इट बिकम्स अवेलेबल टू द सेल फ्रॉम आउटसाइड, और जब तक कि ये सेल के बाहर तक ना आ जाए। तो कॉमनली फॉर्म्ड इन एनाबॉलिक पाथवे। ये एनाबॉलिक, जब चीज़ों को आपने क्या करना है, बनाना है, वहाँ तोड़ने की बात हो रही थी या बनाने वाली बात, एनाबॉलिक पाथवे में ये दिखाई देता है। एग्जांपल है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन ई कोलाई।
तो इसमें क्या होता है, जो आपका इनएक्टिव रिप्रेसर है प्लस को रिप्रेसर, इसमें दोनों जुड़ जाएंगे और क्या करेंगे, रिप्रेसर को क्या करते हैं, अब ये एक्टिव कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो आपका रिप्रेसर है वो यहाँ इनएक्टिव है, लेकिन उसके साथ एक को रिप्रेसर उसको और एक्टिवेट करने वाला है कि उसमें को रिप्रेसर उसमें ऐड हो गया, तो आपका रिप्रेसर अब कैसा हो गया, एक्टिव हो गया, राइट। तो कहता है कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन ऑफ द ई कोलाई ऑन एग्जाम्पल ऑफ ए रिप्रेसिबल सिस्टम। कहता है ई कोलाई का जो ये ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन सिस्टम है वो आपको एक उदाहरण है किसका, रिप्रेसिबल सिस्टम का। इसमें आपको निम्नलिखित चीज़ें मिलेंगी। पहला मिलेगा स्ट्रक्चरल जीन्स, से वैसी बात है। स्ट्रक्चरल जीन्स जो है आर मेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए टर्न सिंथेसिस एंजाइम। स्ट्रक्चरल जीन्स आपको पता है क्या करती हैं, ये मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करती हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए को बनाने में हेल्पफुल होती हैं और फिर आगे जाके वो एंजाइम बनाते हैं। तो कहते हैं ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन हैज़ 5 जीन, इसके पास जो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन है उसके पास 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, ई डी सी बी और ए। दे लाई इन द कंटिन्यूशन एंड सिंथेसिस द एंजाइम फॉर 5 स्टेप्स ऑफ द ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस। वो कहता है कि ये भी लगातार एक के बाद एक लगी होती है, जैसे ये सीक्वेंस बना हुआ है ई डी सी बी ए, ऐसे एक दूसरे के बगल में लगी हुई हैं और ये कंटिन्यूस में होती हैं और क्या करती है, निर्माण करती है, सिंथेसिस करती है किसका, एंजाइम फॉर 5 स्टेप ऑफ द ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस। और ये 5 टाइप के एंजाइम्स का बनाती हैं जो ट्रिप्टोफेन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। आगे ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन यहाँ पर है ट्रिप्टोफेन ओ, है ना, ट्रिप्टोफेन ओ जिसको TRPO लिखा हुआ है। लाई एडिसन टू दिस, ये जस्ट कहाँ पर होते हैं ऑपरेटर जीन्स, कहाँ होते हैं, ऑपरेटर जीन आपके स्ट्रक्चरल जीन के पास में होते हैं और उनका काम क्या होता है, नियंत्रण करते हैं, ये फंक्शनिंग ऑफ द ये स्ट्रक्चरल जीन के काम के ऊपर कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली इट इज़ कैप्ट स्विच ऑन, और ये हमेशा कैसे होते हैं, स्विच ऑन कंडीशन में होते हैं, बिकॉज ओपेरॉन रिप्रेसर प्रोड्यूस बाय द रेगुलेटर जीन डज नॉट बाइंड टू इट। क्योंकि जो एपो रिप्रेसर है जो रेगुलेटर जीन ने बनाया हुआ है वो यहाँ पर आकर चिपक नहीं पाता ऑपरेटर जीन के, और ऑपरेटर जीन फ्री रहती हैं। ऑपरेटर जीन इज स्विच ऑफ, कब स्विच ऑफ होती है, व्हेन एपो रिप्रेसर जो आपका क्या है, एपो रिप्रेसर इज अवेलेबल along with एक्ो रिप्रेसर इज अवेलेबल अलॉन्ग विद द एपो रिप्रेसर। वो कहता है कि ऐसे तो जो आपका ओपेरो रिप्रेसर है जो रेगुलेटर जीन बना रहे हैं वो यहाँ आके चिपक नहीं पाते, लेकिन अगर ऑपरेटर जीन कब स्विच ऑफ होगा, जब आपका एक्ो रिप्रेसर अवेलेबल हो किसके साथ में, एपो रिप्रेसर के साथ। प्रोमोटर जीन TRP यहाँ पर हमारे पास प्रोमोटर जीन है। तो मार्क दी साइट एट दी विच RNA पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड, तो आपको पता है प्रोमोटर जीन के ऊपर RNA पॉलीमरेज आकर चिपक जाता है। व्हेन ऑपरेटर जीन इज स्विच्ड ऑन, तो ये मूव कहाँ कर जाएगा, प्रोमोटर जीन से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, स्ट्रक्चर जीन के पास, और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करवाएगा। जो रेगुलेटर जीन है यानी कि TRPR जो आपकी रेगुलेटर जीन है, ये इनको सिंबल दिया हुआ है, जैसे पीछे भी दिया था ना, ये ट्रिप्टोफेन उसका नाम पड़ा हुआ है, ट्रिप्टोफेन से इसको TRP नाम दे दिया, TRP। और आगे प्रमोटर जीन है, ये रिप्रेसर जीन रेगुलेटर जीन है, तो इसको रेगुलेटर R दे दिया। प्रोड्यूस रेगुलेटरी प्रोटीन कॉल्ड दी एपो, ये एपो रिप्रेसर बनाती है प्रोटीन फॉर किसके लिए, इनएक्टिविटी, ताकि आपका रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाए। जो आपका रेगुलेटर जीन है वो क्या बना रही है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन बना रही है, ए रेगुलेटरी प्रोटीन क्या बना रही है, ए रेगुलेटरी प्रोटीन जिसका नाम है एपो रिप्रेसर। मतलब जो आपकी रेगुलेटर जीन है वो क्या बना रही है, यहाँ पर एक ए रेगुलेटरी प्रोटीन बना रही है, ठीक। और वो रेगुलेटरी प्रोटीन को हम क्या नाम दे रहे हैं, एपो रिप्रेसर। और फॉर द इनएक्टिव रिप्रेसर, ठीक, पॉसिबली ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटर जीन, और ये क्या करती है, ऑपरेटर जीन की जो काम है उसको रोक देगी, ठीक। एक और आ रही है आपके पास एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर काम क्या, इज ए रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द रेगुलेटर जीन व्हेन को रिप्रेसर सबस्ट्रेट इज अवेलेबल इन दी सेल, जब कभी भी को रिप्रेसर सबस्ट्रेट अवेलेबल है सेल के अंदर, तो एपो रिप्रेसर क्या करेगा, कंटेन विद द को रिप्रेसर टू फॉर्म एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। तो आपका जो एपो रिप्रेसर है वो को रिप्रेसर के साथ चिपक जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसका नाम पड़ेगा एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। अब ये चिपक जाएंगे किसके ऊपर, ऑपरेटर जीन, और वहाँ ऑपरेटर जीन के चिपक जाएंगे और स्विच ऑफ कर देंगे उसको। प्रेजेंस ऑफ द एपो रिप्रेसर अलोन द ऑपरेटर जीन इज, क्या अगर आपका एपो रिप्रेसर अकेला है तब तो हमेशा आपकी जो ऑपरेटर जीन है वो ऑन रहेगी, लेकिन अगर एपो रिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर आके जुड़ जाए तो आपकी जो ऑपरेटर जीन है वो स्विच ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर स्विच ऑन है क्योंकि यहाँ पे अकेला जा रहा है, ये को एपो रिप्रेसर अकेला है, बाई इट सेल्फ द एपो रिप्रेसर इज अनएबल टू ब्लॉक दी
वर्किंग ऑफ द ऑपरेटर जीन। वो कहता है ऑपरेटर जीन की वो काम को अकेला नहीं रोक सकता। अगर आपका एपो रिप्रेसर अकेला है तो वो ऑपरेटर जीन को अकेला नहीं रोक सकता, उसके लिए उसको को रिप्रेसर साथ में चाहिए। तो कहता है को रिप्रेसर क्या है, कहता है कि को रिप्रेसर इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन कैटलाइज बाय द एंजाइम प्रोड्यूस बाय द स्ट्रक्चरल जीन्स का एंड प्रोडक्ट की वजह से क्या बनता है को रिप्रेसर। क्या बोल रहा है कि को रिप्रेसर इज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज बाय द एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन्स की वजह से, स्ट्रक्चरल जीन की वजह से आगे जाके जो आपको लास्ट में एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है को रिप्रेसर। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन सम मॉलिक्यूल ऑफ द ट्रिप्टोफेन एक्ट हैज ए को रिप्रेसर। तो कहता है कि ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस की वजह से इसके जो कुछ मॉलिक्यूल हैं वो एक्ट करते हैं को रिप्रेसर की तरह, और वो कहाँ चिपक जाते हैं इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ, और उससे क्या होगा आपका जो इनएक्टिव रिप्रेसर है वो एक्टिव हो जाएगा। तो को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। तो उससे जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो चिपक नहीं पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज चिपक नहीं पाएगा प्रमोटर जीन के साथ, और जो आपका ट्रिप्टोफेन ओपेरोन है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये आपकी रेगुलेटरी जीन नॉर्मली क्या बनाती है एपो रिप्रेसर। तो जो एपो रिप्रेसर है वो एक्चुअल में क्या है इनएक्टिव रिप्रेसर है जो चिपक नहीं सकता, इस पर चिपकने की क्वालिटी नहीं है कि वो ऑपरेटर जीन पे आके चिपक पाए। लेकिन तो इस वजह से क्या आपका हमेशा नॉर्मली ओपेरन ऑन रहता है, और ये बन रही है जो EDCBA आपकी जो स्ट्रक्चर जीन्स है वो लगातार ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एंजाइम्स बना रहे हैं, और उन एंजाइम से आपके ट्रिप्टोफेन और ये कॉस्मिक बन रहे हैं। लेकिन जब इनका जो एंड प्रोडक्ट ट्रिप्टोफेन के मॉलिक्यूल जो एक्ट हैज़ ए को रिप्रेसर की तरह काम करने लगते, तो ये को रिप्रेसर जब एपो रिप्रेसर के साथ चिपक जाता है तो आपका जो अब जो एपो रिप्रेसर है वो एक्टिव हो गया, अब ये चिपक सकता है ओजी के साथ। जब ओजी पे आके चिपक जाएगा तो ये काम नहीं कर पाएंगी, तो कोई फंक्शन नहीं चलेगा, तो ये सारा का सारा स्टॉप कर जाएगा काम। तो आपका जो ओपेरोन है वो कैसा हो गया ऑफ कंडीशन में चला गया, बंद हो गया। तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल हैज़ की रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द लैक। तो कहते हैं जो रिप्रेसर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लैक ओपेरोन के नियंत्रण में, रेगुलेशन में। तो जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो एक्टिव और इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं। एक्टिव रिप्रेसर में बी rendered inactivity by addition of the inducer, while the inactive repressor can may be active by the addition of the co-repressor। तो कहता है जो एक्टिव रिप्रेसर है उसको आप मे बी रेंडर्ड इन एक्टिविटी, आप उनकी जो एक्टिविटी है वो रेंडर्ड हो सकती है बाय द एडिशन ऑफ द इंड्यूसर। जो एक्टिव वो कह रहा है कि जो आपका एक्टिव रिप्रेसर है वो इंड्यूसर की वजह से आके अपना काम छोड़ सकता है, और जबकि कोई इनएक्टिव रिप्रेसर है उसमें अगर आप कोई को रिप्रेसर डाल दो तो वो एक्टिव हो सकता है। मतलब एक एक्टिव रिप्रेसर को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनएक्टिव रिप्रेसर में, और एक इनएक्टिव रिप्रेसर को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्टिव रिप्रेसर के अंदर, अगर आप उसके अंदर ये ऐड कर दो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रेगुलेटर जीन एक्ट बाय द shunting of the transcription of the structural genes of the operant model proposed by Jacob and Monod is referred as a नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको नेगेटिव, मतलब कि अब आपको पता है रेगुलेटरी जीन का जो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट था वही आके, अब आपने देखा यहाँ पे ये एंड प्रोडक्ट था जो ये ट्रिप्टोफेन है, यही को रिप्रेसर की फॉर्म में एंड प्रोडक्ट ही यहाँ पर आके इसको क्या कर रहा है एक्टिव कर रहा है, और फिर ये आगे जाके काम को बंद कर दे रहा है। तो ये क्या हुआ एक आपका नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम हुआ, कैसा हुआ, और ये किसने प्रपोज किया था जैकब और मोनार्ड ने। तो इसे कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम। क्या कहते हैं नेगेटिव, तो कहता है कि जो प्रोडक्ट आया रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है वही एक्ट बाय शंटिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। जो रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है एक्ट बाय शटलिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ द ऑपरेशनल मॉडल प्रपोज बाय द, तो उनका एंड प्रोडक्ट ही उनके एक फंक्शन को रोक रहा है ना, जो उनका अंतिम उत्पाद है वही प्रोसेस को क्या कर रहा है बंद कर रहा है, ऑपरेशन को ऑफ कर रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलेंगे नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम। तो थैंक यू सो मच। आज हमारी कंप्लीट 4 यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं। 5th यूनिट सिर्फ आपका रीड वाली है जो आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगी, उसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। तो आज हमारा सिलेबस, हमारी ये जो बुक है वो ख़त्म हो गई है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। आपने ये सारी 4 यूनिट तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। 5th यूनिट में सिर्फ रीडिंग वाला है, वो आपको बुक में सारा कुछ मिल जाएगा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करवाने की नहीं है, ना कुछ समझाने वाली चीज़ है कि उसमें जैसे फूड क्या होता है, बीवरेज क्या होते हैं, है ना, मेडिसिन क्या होती है, वैक्सीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी 5th यूनिट में। आप देख लें उसको, कुछ खास नहीं है। अगर आप इन 4 यूनिट को भी कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है, कोई बड़ी बात नहीं है।
हाँ, एक एक नंबर का क्वेश्चन एक उसमें से आ सकता है, तो इसलिए आप 5th यूनिट को भी देख लें, बिल्कुल ईज़ी सी है, उसको सिर्फ रीड करना है, पढ़ना है, कहानी है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आज हमारा सिलेबस खत्म होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।